नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के वक्त में किस तरह से निवेश करें। इन्वेस्टिंग इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, ये आज का टॉपिक है। इन्फ्लेशन एक हिडन टैक्स है सेवर्स के ऊपर, ओनर्स के ऊपर। इन्फ्लेशन आपकी जो जमा पूंजी है उसको हर दिन कम करती रहती है, तो ये रिवर्स है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी जमा पूंजी को बढ़ाता रहता है और ये कंपाउंड इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है। बट ये नेगेटिव कंपाउंड इफेक्ट आता है इन्फ्लेशन से। अब सोचिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं आज के दिन, तो अगर 6% इन्फ्लेशन इकोनॉमी में चल रही है, तो 72 का रूल लगाइए। उससे पता लगेगा कि 12 साल में आपके 100 रुपए की जो बाइंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता है, वो 50 रुपए ही रह जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बनाएं। पोस्ट टैक्स आप पोस्ट इन्फ्लेशन आप ऐसा रिटर्न बनाएं जो पॉजिटिव हो, तभी आपकी बाइंग पावर बनी रहेगी इकोनॉमी में। तो ये बहुत जरूरी है इन्फ्लेशन के टाइम में सोचना। आज के दिन में हम क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि विश्व भर में इन्फ्लेशन बढ़ी है। भारत में तो हमने देखा ही है, हिस्टोरिकली काफी हाई इन्फ्लेशन रहती है। कुछ साल पहले डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी रही थी, फिर इन्फ्लेशन गिरी, अब फिर से बढ़ रही है। लगभग 4.5 से 5% के बीच में सरकारी इन्फ्लेशन है। बट रोजमर्रा का सामान अगर देखें, पेट्रोल की कीमत देखें, डीजल की कीमत देखें, तो इन्फ्लेशन काफी हाई लेवल्स पे है। तो इस माहौल में हमें कहाँ निवेश करना है? क्या ऐसे एसेट क्लास हैं जो हमारी जमा पूंजी को बचाते हैं? क्या सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम? और क्या थीम्स हैं जो हम पकड़ सकते हैं? वही मैं आज कोशिश करता हूं आपको बताने की। ये इन्फ्लेशन इतनी तेज आई क्यों? अमेरिका में उनकी 40 साल की हाईएस्ट लेवल की इन्फ्लेशन आ गई। इंग्लैंड में, यूरोप में 30 साल 40 साल की हाईएस्ट लेवल की इन्फ्लेशन आई। तो फिर से ये कोविड से ही शुरू होता है इसका पूरा सिलसिला। कोविड के टाइम इकोनॉमीज बंद हो गई, इकोनॉमीज ठप हो गई। तो उसके कारण काफी कंपनीज, काफी इंडस्ट्रीज बंद, उनको लॉकडाउन लेना पड़ा। और जब रिकवरी आई, रीओपनिंग आई, या तो कंपनियां थी नहीं, या कंपनियों की क्षमता कम हो गई थी, या उनको टाइम लग रहा था लेबर ढूंढने में, फिर से शुरू करने में, या उनके सप्लायर नहीं सप्लाई कर पा रहे थे उनको। दूसरी बात यह हुई कि सप्लाई चेन्स के बॉटलनेक आ गए। अब सेमीकंडक्टर्स आपने देखा ही है, उससे काफी ऑटो कंपनीज को नुकसान हो रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी कैपेसिटी नहीं आ पाई। भारत में देखिए, अगर आपको पैसेंजर कार खरीदनी है तो वेटिंग लिस्ट 2 महीने से 6 महीने की हो गई है, बिकॉज सेमीकंडक्टर नहीं आ रहे। एप्पल ने भी अर्निंग्स कॉल में यही कहा कि भाई आईफोन हम इतने नहीं बेच पाए, और फिर दिसंबर की तिमाही में भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि हमारे सप्लायर्स को सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे, तो वो आईफोन नहीं बना पा रहे जितनी की डिमांड है। तो एक कारण ये रहा कि इकोनॉमीज का अब एकदम से बंद होना और फिर खुलने में टाइम लगा। सप्लाई चेन्स के बॉटलनेक्स आ गए। तीसरा है, कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत बढ़ गई पिछले 1 साल में। कमोडिटीज में देखें तो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2008-9 के बाद बहुत कम हो गया। अब इसका कारण भी था 2008 का, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ओवर सप्लाई हो गई पूरे विश्व में। तो लोगों ने हाथ खींच लिया जितना वो कैपेक्स करते थे। नई क्षमता नहीं आई, नई कैपेसिटी नहीं डाली गई। तो अब जब डिमांड लौट के आई, हमने देखा कि कमोडिटी की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गई। चौथा था पेंट अप डिमांड। तो 6 महीने की डिमांड 1 महीने में आना शुरू हो गई, और एक होड़ मच गई लोगों में। एक रिवेंज कंजम्पशन आ गया, रिवेंज बाइंग आ गया। प्लस ड्यूरेबल्स वगैरह, लोगों को अब कंप्यूटर बहुत अहम चीज हो गई लाइफ में, वर्क फ्रॉम होम में। फोन्स ठीक होने चाहिए। बहुत सारे ड्यूरेबल्स, लोगों के फ्रिज खराब हुए, वॉशिंग मशीन खराब हुई, टीवी खराब हुए, ये सब रिप्लेसमेंट डिमांड एकदम इकट्ठी आ गई। तो ये सब मिला के इन्फ्लेशन आपकी विश्व भर में बढ़ गई, और ये एक चैलेंज आ गया। अब इससे निपटने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं?
सरकारें देख रही हैं कि क्या सेंट्रल बैंक्स रेट्स बढ़ाएं। इसमें आप सोचिए, एक इमेज सोचिए कि एक गाड़ी जा रही है, आपकी बहुत फास्ट ट्रेन जा रही है जो आपकी इकोनॉमी है, उसका उसमें 3 इंजन लगे हुए हैं जो इकोनॉमी को खींच रहे हैं। पहला इंजन है सरकार का, जो फिस्कल स्टिमुलस फ्यूल के तौर पे उस इंजन में डालता है। दूसरा आपका इंजन है सेंट्रल बैंक्स का, जो कि उस इंजन में अपना मॉनेटरी स्टिमुलस डालता है। तीसरा इंजन है कंज्यूमर्स का, जो प्राइवेट कंजम्पशन करके उस इकोनॉमी को चला रहे हैं। एक छोटा इंजन पीछे है कॉरपोरेट्स का, जो कैपेक्स करते हैं। कॉरपोरेट्स का प्राइवेट कैपेक्स एक्सपेंडिचर, वो भी इकोनॉमी को चलाता है। और पांचवा पीछे लगा हुआ गार्ड के डब्बे के पीछे जो पुश कर रहा है इंजन, वो है एक्सपोर्ट्स का। तो वो एक्सपोर्ट्स भी इकोनॉमी को चलाते हैं। अब देखिए ये 5 इंजन। फिस्कल सरकारें ऑलरेडी बहुत डेट के बोझ के तले दबी हैं, तो फिस्कल जो पिछले साल लगा था उतना बड़ा फिस्कल स्टिमुलस इस साल नहीं लगने वाला। तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक पे पैर आ रहा है। पहले एक्सेलरेटर पे पैर था, एक्सेलरेटर से उठा लिया, अब ब्रेक लगा रही हैं सरकारें। मॉनेटरी में कुछ सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं, फेड के साथ आप देखिए, मेक्सिको हुआ, कोरिया हुआ, रशिया हुआ, इन सब ने रेट्स बढ़ाए, ब्राजील ने रेट्स बढ़ाए। तो सेंट्रल बैंक्स ने भी, जो वहां पैर एक्सेलरेटर पे था, तेजी से बढ़ रहे थे, उन्होंने भी अब शुरू कर दिया कि ब्रेक लगाते हैं। तीसरा, कंज्यूमर कंज्यूमर के पास बहुत पैसे हैं, अमेरिकन कंज्यूमर की बहुत बचत हुई, प्लस जो स्टिमुलस उनकी जेब में गया वो चला रहा है, चाइनीज कंज्यूमर चला रहा है। बट उनकी साल दर साल जो खरीदारी है, उसमें हम देख रहे हैं एक स्लो डाउन आ रहा है। तो वो अभी भी एक्सेलरेटर पे हैं, बट ब्रेक पे नहीं आए, बट एक्सेलरेटर से उन्होंने पैर हटा लिया है। उतना तेज वो नहीं डाल रहे ईंधन अपनी इस इकोनॉमी की रेलगाड़ी में। फिर आप देखिए जो प्राइवेट कैपेक्स है इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज ने क्या किया, डीलेवरेज किया अपने आप को, कॉस्ट काटी, और अभी भी कैपेसिटी उनकी पूरी तरह यूज नहीं हो रही है विश्व भर में। तो वो नया कैपेक्स करने के लिए इतने उतारू नहीं है इंडस्ट्रीज अभी। तो वो अभी ऐसा देख नहीं रहे कि वो इतनी तेजी से कैपेक्स करें। पांचवा डब्बा हुआ, पांचवा इंजन हुआ एक्सपोर्ट्स का। वो काफी अच्छा चल रहा है एशियाई कंट्रीज के लिए, स्पेशली कमोडिटी कंट्रीज के लिए कीमतें बढ़ी, तेल उत्पादकों के लिए बहुत अच्छा उनके लिए एक्सपोर्ट्स चल रहा है। तो एक्सपोर्ट्स और प्राइवेट कंज्यूमर, ये दो इंजन रह गए ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। डर यही है कि अगर बहुत तेज ब्रेक लगाई सरकारों ने या सेंट्रल बैंक्स ने, तो ये इकोनॉमीज बिल्कुल बदहाली में आ जाएंगी। तो या आप सामने इन्फ्लेशन खड़ा है एक मॉन्स्टर, अगर आप बहुत देर तक स्टिमुलस करते रहेंगे तो इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाएगी, ब्रेक जल्दी लगा देंगे तो इकोनॉमीज ठप हो जाएंगी। तो ये बहुत ही एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट है जो सेंट्रल बैंक्स और सरकारों को करना है। और यही वो सोच के कर रहे हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट कंज्यूमर, ये दोनों हमारे इकोनॉमीज को आगे बढ़ाएंगे। और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं या कमोडिटी एक्सपोर्टर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को चलाते रहेंगे। तो एक अच्छा ये इमेज मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन को काबू करने में क्या चैलेंजेस हैं। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रहेगी, ये नहीं पता कि कितनी देर तक रहेगी। कुछ लोग कहते हैं परसिस्टेंट है, कुछ कहते हैं ट्रांजिएंट है। अब ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है इन्फ्लेशन में, तो ये थोड़ी अवधि तक तो रहने वाली है। आप सोच के चलिए कि अगर आप इमर्जिंग मार्केट में हैं भारत जैसे, तो 5% इन्फ्लेशन पकड़ के चलिए। अगर आप डेवलप्ड मार्केट में हैं तो 2% तक इन्फ्लेशन एटलीस्ट 1 साल तक रहेगी। अब मार्केट्स के लिए क्या इसमें से निष्कर्ष निकालना है? पहले सोचते हैं एसेट क्लास। कौन सी एसेट क्लास खराब करती है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है? फिक्स इनकम वाले। फिक्स इनकम सोचिए, अगर आपको बैंक डिपॉजिट में 5% मिल रहा है और आपकी इन्फ्लेशन भी 5% है,
तो आपका नेट इफेक्टिव रेट इन्फ्लेशन के बाद का 0 हो जाता है। उस पे अगर आप टैक्स लगा लें तो टैक्स के बाद तो वो आपको नेगेटिव इंटरेस्ट मिलता है। और ये नहीं कि काट के आ रहा है, बट जो 5% आपको मिल रहा है उसके ऊपर आपको शायद 20% टैक्स अगर लग जाता है तो आपको 4 रुपए का 100 रुपए के ऊपर 4 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। और उसमें से अगर आप इन्फ्लेशन -5 करें तो आपको -1% एक्चुअल रिटर्न है। चाहे नॉमिनली आपको 4% दिख रहा है, बट आपकी बाइंग पावर 1% से कम होती जा रही है। तो ये जरूरी है। अगर आप लंबी अवधि के बॉन्ड खरीद के बैठे हैं या म्यूचुअल फंड खरीद के बैठे हैं तो क्या होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और फिर सेंट्रल बैंक्स आके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लग जाते हैं, रेट्स बढ़ेंगे तो आपके ये बॉन्ड्स की कीमतें नीचे आ जाएंगी, क्योंकि उनकी यील्ड्स बढ़ती हैं तो कीमतें घट जाती हैं। तो ये डर रहता है जब इंटरेस्ट रेट्स की साइकिल बदलती है इन्फ्लेशन के कारण, कि आपकी फिक्स इनकम जो भी है, सेवर्स जो हैं, उनके ऊपर बहुत हानि होती है कुछ टाइम के लिए। जब पीक हो जाता है इंटरेस्ट रेट तब अच्छा टाइम रहता है कि आप फिक्स इनकम में लौट आएं और वहां पे आप अच्छे रिटर्न मिलेंगे जब फिर से इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल 3-4 साल 5 साल बाद जब शुरू होती है। तो अब ये तो जो खराबी है वो बोले, अच्छा क्या रहेगा, क्या आपने लेना है जहां प्राइसिंग पावर है, जो इनोवेटिव कंपनियां हैं डिसरप्शन कर रही हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया। बट उससे पहले भी एसेट क्लास क्या चलेगा, स्टॉक मार्केट पहले चलेगा। आप ये बोलेंगे कि देखिए रेट तो बढ़ने वाले हैं, सेंट्रल बैंक्स बढ़ाएंगे, स्टॉक मार्केट कैसे चलेंगे। ये एक रिसर्च बेस्ड हमने निकाला है कि जब यूएस का इन्फ्लेशन पीक होता है तो 12 महीने तक स्टॉक मार्केट अच्छा प्रदर्शन देता है। फिर धीरे धीरे जैसे रेट्स बढ़ते जाते हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, अर्निंग्स का स्लोडाउन आता है, इन्फ्लेशन गिरती है, बट साथ में स्टॉक मार्केट भी गिरने लग जाते हैं। और जब तक वो इंटरेस्ट रेट हाइक की साइकिल पीक के करीब आ रही होती है तब तक मार्केट की करेक्शन हो जाती है। तो 12 महीने स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म करता है जब इन्फ्लेशन पीक होती है। हमारा अंदाजा ये है कि अमेरिका की इन्फ्लेशन या इस महीने या अगले 2 महीने में पीक हो जाएगी 6% से ज्यादा पे, और उसके बाद समतल रहेगी और फिर सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में गिरने लग जाएगी। तो यहां से 12 महीने का विजिबिलिटी है। दूसरा अहम आंकड़ा क्या है, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल शुरू होती है उसके बाद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की साइकिल, उसके बाद भी 12 महीने स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उससे पहले ही काफी करेक्शन आ जाती है, जैसे हमने देखा भी है। विश्व भर के मार्केट्स काफी विचलित हुए जब फेड ने नवंबर में अनाउंस किया कि भाई हम टेपर ला रहे हैं, फिर टेपर बढ़ाया गया दिसंबर में, और फिर कहा कि इंटरेस्ट रेट हाइक भी 2022 में होगा। हमने देखा मार्केट्स काफी हद तक गिर गए। तो मार्केट में करेक्शन आ चुकी होती है जब असली में रेट हाइक होती है, 12 महीने स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। तीसरा क्या है, हमें तो स्टॉक्स अच्छा करेंगे, रियल एस्टेट अच्छा करेंगे, लैंड अच्छा करेंगे, जो भी एसेट ऐसा है जहां पे वो लेते हैं कुछ होल्डर्स से कैश फ्लो जिनकी बनती है, वो सब अच्छा करते हैं। तो रियल एस्टेट रीट्स हो गए, भारत में काफी रीट्स भी हैं जो रेंटल देते हैं, रेंटल बढ़ जाते हैं, बिल्डिंग की कीमतें बढ़ती हैं इन्फ्लेशन के साथ, ये सब एसेट करते हैं। सोना जब इन्फ्लेशन बहुत तीव्र होती है अच्छा करता है, बट जब रेट हाइक शुरू हो जाती है सोना इतना परफॉर्म नहीं करता है। तो अगले 2 साल हमें सोना इतना अच्छा प्रदर्शन करते नहीं दिखता है। क्रिप्टो, लोग कहते हैं कि क्रिप्टो का एजाज इसलिए हुआ कि भाई ये फिएट मनी के अगेंस्ट, और सरकारें जो नोट छापती रहती हैं उसके अगेंस्ट क्रिप्टो आपकी सेफ्टी करेगा। बट हमने ये देखा नहीं है अभी तक। जब भी रिस्क ऑफ होता है हम देखते हैं क्रिप्टो भी बिकने लग जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी। जब रिस्क ऑन होता है तो ये सब इकट्ठे ही बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन
जो एक साल रही है उसमें हमने ऐसे देखा नहीं कि क्रिप्टो बढ़े, उल्टा क्रिप्टो की कीमतें गिरी ही हैं। तो अभी हमारे पास डेटा नहीं है कहने के लिए कि क्रिप्टो में निवेश करिए इन्फ्लेशन के टाइम में कि नहीं। तो स्टॉक अच्छा करेंगे अगले 12 से 24 महीने के लिए। कौन से सेक्टर हमें पसंद आते हैं? रिसर्च ये दिखाती है कि अगर आपका इंडेक्स 100 पे है तो तेल उत्पादक जो हैं वो लगभग 200 का रिटर्न देते हैं। तो इंडेक्स से डबल रिटर्न देंगे वो तेल उत्पादक कंपनियां, ऑयल एंड गैस। आपके फाइनेंशियल्स, बैंक्स वगैरह वो भी अच्छा करते हैं, वो 1.5 गुना इंडेक्स का रिटर्न देते हैं। और मटेरियल्स हो गया, मेटल्स हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गए, ये सब आपको लगभग 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स इंडेक्स का रिटर्न ये आउट परफॉर्म करते हैं जब इन्फ्लेशन हाई होती है और पीक के करीब होती है। तो सेक्टर्स क्या चूज करने हैं? एक मैं कहूँगा डिसरप्टिव इनोवेशन वाले जो भी सेक्टर्स हैं वो अच्छे रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी हमें पसंद है, न्यू एज कंपनियां, वैल्यूएशन वाइज देखिए, बट जिनका मॉडल आपको पसंद है वो अच्छा करेंगी क्योंकि उनको सप्लाई चेन का कोई बॉटलनेक नहीं है, उनको वर्क फ्रॉम होम से बेनिफिट ही है, कोई भी लॉकडाउन और आता है उनको बेनिफिट है। और फिर ये एनेबलर्स हैं ये कंपनियां, ऐसी बाकी कंपनियों को ये एनेबल करेंगी डिजिटाइजेशन में, ऑटोमेशन में, डिसरप्शन में। तो इनको बहुत बड़ा एक रनवे है इनके पास, ये अच्छा करेंगी। तो टेक्नोलॉजी पसंद है। फिर रियल एस्टेट कंपनियां, अगर आप कुछ रियल एस्टेट खरीद भी पाएं, लोन लेना अच्छा है जब रेट्स बढ़ रहे हैं, पहले आप लोन ले लीजिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपका रिपेमेंट कम हो जाता है। सरकारें भी यही करती हैं, सरकारें कोशिश करती हैं कि कुछ इन्फ्लेशन तो रहे, तो जो 100 रुपया या $100 लौटाना है, क्योंकि इन्फ्लेशन रही तो वो उतनी कीमत का नहीं लौटाना पड़ता कुछ साल बाद। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो अच्छा ही करते हैं ऐसे माहौल में। तो आप लोन अगर लेना चाहें तो अच्छा टाइम रहेगा, और कोशिश करके फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का लोन ले लीजिए क्योंकि अगले एक साल में हमें इंटरेस्ट रेट भारत में भी बढ़ते दिखते हैं। और रियल एस्टेट की प्राइसेस अगले 7-8 साल में ऐसा लग रहा है साइकिल लौट के आई है। पिछले 7 साल में काफी गिरे थे प्राइसेस, एक साल से उठने शुरू हुए, और अब हमें लग रहा है अगले 7-8 साल की ये रियल एस्टेट की साइकिल फिर लौट रही है। तो अच्छा टाइम है रियल एस्टेट भी खरीदने का, और नॉर्मली हाई इन्फ्लेशन में अच्छा रहता है ये। फिर स्टॉक्स में सेक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको गिनाए। ऑयल एंड गैस, भारत में इतने आपके पास विकल्प नहीं है बिकॉज प्राइसिंग सरकार के हाथ में रहती है काफी हद तक। तो तेल की कंपनियां या गैस की कंपनियां आप देख सकते हैं ग्लोबली वो ज्यादा करती है। इसमें अब इशू ये आ गया है कि क्लाइमेट चेंज के चलते इनको फंडिंग नहीं मिलती है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये अब एक ओवरहैंग आ गया है एनर्जी कंपनीज के ऊपर, जो नॉर्मली इन्फ्लेशन के टाइम कमोडिटी कंपनियां, एनर्जी कंपनियां खरीद के आप आराम से बैठ सकते थे। बट ये जो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी की बात आ गई है, उससे एक प्रॉब्लम है। तो मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी आपके लिए सेफर है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इंडस्ट्रियल कंपनियां भारत में बहुत अच्छा करेंगी क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ साइकिल के पहले पायदान पर है भारत में। अब ये टेक ऑफ करने वाला है ग्रोथ। तो ये आप बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे एंटर कर रहे हैं, और वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं इंडस्ट्रियल कंपनीज के। रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से जुड़े हुए सेक्टर्स जो भी सप्लायर्स हैं, केबल की कंपनियां हो गई, सैनिटरी वेयर की कंपनियां हो गई, और आपके सीमेंट हो गया, ये सब भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं इन्फ्लेशन जब हाई रहता है तो। और फिर मेटल्स, मेटल्स क्या है, लास्ट 40 साल में -3% दिया है कमोडिटीज ने। तो लोग कहते हैं कि अभी साइकिल खत्म हो गई, आप सुपर साइकिल की बात करते हैं। ऐसा नहीं होता है, जब साइकिल बदलती है तो वो 8-10 साल रहती है, उसके बीच में करेक्शंस रहती हैं। तो मेटल्स अब ये है कि अब बिल्कुल मार्केट बदल गया है क्योंकि चाइना 60 से 80% उत्पादक भी है और खपत भी होती है उधर। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी क्या सोचती है मेटल्स, उस पे बहुत बड़े निर्भर हो गए हैं।
इसलिए हम देख रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट ओवरऑल डिमांड सप्लाई के तौर पे आप देखें तो डिमांड बहुत तेज है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश ग्लोबली आने वाला है, अमेरिका में $2 ट्रिलियन की बात हो रही है, यूरोप में है, भारत में है, जापान में है, चीन में भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है पहले क्वार्टर में आप स्टिमुलस देखेंगे, क्योंकि चीन की इकोनॉमी स्लो हो रही है बड़ी तेजी से, और उन्होंने जो इश्यूज लिए हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा चीन का क्या क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है। बट चीन की इकोनॉमी स्लो डाउन में है, और मुझे लगता है स्टिमुलस आएगा। ये सब अगर आता है तो मेटल्स मटेरियल्स अच्छा करेंगे, नॉर्मली इन्फ्लेशन के टाइम अच्छा करते हैं। तो ये सेक्टर हमें पसंद है। बाकी जो अमीर लोग हैं वो कहाँ पैसा डाल रहे हैं? एशिया में बहुत पैसा प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, एआईएफ्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में भी जा रहा है। लगभग $5 ट्रिलियन की एयूएम हो गई है प्राइवेट वेल्थ कस्टमर्स की, इसमें भी। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत पैसा जा रहा है। और फिर आखिर में सोना, सोना हमें ज्यादा दूर जाते नहीं दिखता, वीकनेस है। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक आएंगे, वो सोने के लिए अच्छे नहीं रहते नॉर्मली। बट भारत का रुपी डिप्रिसिएशन के कारण सोना बढ़ेगा उतना। और अगर आप ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लें भारत सरकार का, वो 2.5% आपको रिटर्न भी मिलता है, इंटरेस्ट भी, और सोने की कीमत मिलेगी। तो छोटा अमाउंट 2 से 5% पोर्टफोलियो का सोने में रख सकते हैं। क्रिप्टो मैंने समझाया कि अभी कोई एविडेंस नहीं है कि वो इन्फ्लेशन के लिए आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो क्रिप्टो आप अपनी जानकारी से देखिए, अगर आपको पसंद है। रेगुलेटरी इशू भी है, पता नहीं टैक्स क्या लगेगा, और रेगुलेशन का की मंशा क्या है वो अभी क्लैरिटी नहीं है। वो सब सोच के ही आप देखिए क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो पे भी एक वीडियो करूंगा, काफी लोगों ने कहा है एनएफटी और क्रिप्टो कवर करने के लिए। तो अगले 1-2 हफ्ते में मैं एक आपको अपडेट दे दूंगा उस पर। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन हाई है, इन्वेस्ट करने के मैंने आपको तरीके बता दिए। कौन सी कंपनियां अच्छी करेंगी? जिनकी प्राइसिंग पावर अच्छी है, जिनकी डिमांड है और सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट है, जो कस्टमर्स को पास ऑन कर सकती हैं। अगर उनकी रॉ मटेरियल बढ़ता है कॉस्ट, तो वो कस्टमर्स को, या कस्टमर्स के पास विकल्प नहीं है, जैसे कमोडिटीज में होता है कई बार, इतनी जल्दी आप नई कैपेसिटी लगा नहीं सकते या इंपोर्ट नहीं कर सकते उतना, तो प्राइस टेकर हो जाते हैं कस्टमर। और इन्फ्लेशन 1 साल और रहेगी। स्टॉक मार्केट जो रिसर्च बताती है कि इन्फ्लेशन की पीक से 12 महीने तक आउट परफॉर्म करते हैं। हाँ, इंटरेस्ट रेट हाइक जरूर आएगी, बट बहुत कम है वो हाइक। अगर आती भी है तो इस साल में 2022 में अमेरिका में बेशक 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट का हाइक है, उसके अगले साल 2 हाइक्स और हैं। तो जीरो से आप बहुत कम है और नेगेटिव रेट पे रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन 2% से ज्यादा तो रहेगी। अगले साल यूएस की इन्फ्लेशन 4% रहेगी, उसके सामने जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.5 से 0.75% रहेगा। तो अगला साल तो ठीक लगता है स्टॉक मार्केट्स के लिए। 2021 जैसा रिटर्न नहीं आएगा, कम रिटर्न आएगा 2022 में, बट रिटर्न पॉजिटिव आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो आज हमने सीखा इन्फ्लेशन, कैसे इन्फ्लेशन बाइंग पावर कम करती है, इन्फ्लेशन का तोड़ क्या है, आपको सरकार, सेंट्रल बैंक्स, प्राइवेट कंज्यूमर, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स, ये सब सिखाया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मेरा इरादा यही है कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के एटलीस्ट 1 या 2 वीडियो दिन के आपको भेजो। तो अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे, मुफ्त का है सब्सक्रिप्शन, तो आपको अलर्ट्स आ जाएंगे जब भी वीडियो रिलीज होता है। और आपके साथ सीख रहा हूँ बहुत सब, आप में से बहुत लोग बहुत अच्छे सुझाव भी दे रहे हैं, और हम उन टॉपिक्स को भी लेते रहेंगे जल्द से जल्द। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इन्फ्लेशन के टाइम में। सेफ रहिए और अपने पोर्टफोलियो को भी सुरक्षित रखिए और ग्रो करते रहिए, ताकि इन्फ्लेशन आपको दीमक की तरह अंदर से टैक्स
काट काट के कम ना कर दे इन्फ्लेशन। बाइंग पावर को सुरक्षित रखिए और ग्रो करिए अपने पोर्टफोलियो को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।